अस्सलाम वालेकुम। एआई ऑटोमेशन की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो इंतहाई अहम है दो वजूहात की बिना पे। पहली वजह यह है कि अगर आपने N10 को इस्तेमाल करना है फ्री और लंबे अरसे के लिए, और वो भी एक सिक्योर एनवायरनमेंट में क्लाउड पे, तो आज के लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप गूगल क्लाउड के अंदर एक VM जो कि वर्चुअल मशीन है उसको क्रिएट करके किस तरह से आप उसके ऊपर डॉकर कंपोज इंस्टॉल करके अपनी N10 की इंस्टेंस जो है उसको लॉन्च कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास एक सिक्योर इंस्टेंस होगी जिसको आप यूटिलाइज कर सकेंगे। अब इसमें एक चीज़ जो कि ऑप्शनल है वो है कि अगर आपने कोई डोमेन नेम लिया हुआ है तो वो आप उसके साथ इसको लिंक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसकी जो IP एड्रेस है उसके साथ भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से ये लेक्चर बहुत अहम है वो ये है कि अगर आपने अपना N10 का काम जो है वो डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में, तो उसके लिए भी तकरीबन यही प्रोसेस है। और आपने चाहे किसी भी क्लाउड पे इसको डिप्लॉय करना हो, चाहे आपने ओरेकल क्लाउड पे करना हो, गूगल पे करना हो, AWS पे करना हो या एजर पे करना हो, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आपने वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। उसके अलावा बाकी जो प्रोसेस है तकरीबन सेम है, क्योंकि उसके बाद आपको इसके ऊपर एनवायरनमेंट फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, आपको डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना पड़ता है, YAML फाइल बनानी पड़ती है, और उसके बाद आपको इंस्टेंस जो है आपकी N10 की वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये थोड़े से टेक्निकल ज़रूर हैं, और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए। मैं जो भी यहाँ पे स्टेप होंगे या कमांड्स होंगी वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और वो आप स्टेप बाय स्टेप उन कमांड्स को रन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपके लिए करना आसान होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही प्रैक्टिकल काम है, और अगर आप प्रैक्टिकली फ्रीलांसिंग में या उसके अलावा भी किसी एम्प्लॉयर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं और आपने अपना काम जो है वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है उनके लिए, या आपने मेंटेन करना है उनके लिए एज आ एजेंसी, तो आपको क्लाउड में ही मेंटेन करना पड़ेगा। और ये वीडियो जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी किस तरह से आप क्लाउड के अंदर अपना N10 जो है उसको होस्ट कर सकते हैं और अपना वर्क फ्लो जो है उसको वहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले गूगल में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म टाइप करें तो आपको ये गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का लिंक मिलेगा। ये शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके पेज पे चले जाएंगे, और यहाँ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री आपको दरमियान में मिलेगा ब्लू बटन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा, जहाँ आप अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे उसने मेरा रीजन सेलेक्ट कर लिया है। मेक श्योर कि जो आपने गूगल अकाउंट यूज़ करना है आप उसमें लॉग्ड इन है, जीमेल अकाउंट, जैसे कि मैंने ये टेस्ट अकाउंट एक बनाया हुआ है डेमोज़ के लिए। और अगर आपने रीजन सेलेक्ट कर लिया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू करें तो ये आपको अगले जो इन्फॉर्मेशन है सेटअप के लिए रिक्वायर्ड उस पर ले जाएगा। एक बात जहन में रखिएगा, आपसे इसने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये चार्ज नहीं करेंगे, बिल्कुल एजर की तरह। $1 शायद ट्रांजैक्शन करें कंफर्म करने के लिए और वो वापस कर देते हैं। और जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि नो ऑटोमेटिक चार्जेस, आपको $300 का क्रेडिट देते हैं 90 डेज़ के लिए, लेकिन कोई ऑटोमेटिक चार्जेस नहीं करते। अगर आप फ्री टियर यूज़ कर रहे हैं, जो कि आज हम यूज़ करेंगे, तो फिर आपको एज़ लॉन्ग एज़ आप उसकी लिमिट के अंदर हैं, जो कि मैं आपको लिमिट दिखा दूंगा कि क्या लिमिट है, आपको चार्ज नहीं करते। तो यहाँ पे मैं अपनी नेम, एड्रेस और पेमेंट मेथड ऐड करता हूँ, तो उसके बाद इसको अगले लेवल पे लेके चलते हैं। जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे तो ये आपको अगले लेवल पे ले आएगा। यहाँ कुछ भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, लर्न टू यूज़ गूगल क्लाउड, डन, और ये क्रिएट AI सोल्यूशन, और डन, और ये आपको डैशबोर्ड दे देगा। यहाँ आपने सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने जब जीमेल OAuth सेटअप किया था तो हमने यहाँ पे एक नया जो प्रोजेक्ट था वो क्रिएट किया था। अगर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो ये ऑलरेडी आपका ये प्रोजेक्ट एक तो क्रिएट हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोजेक्ट लिस्ट दे देगा यहाँ पे। और अगर आपको याद हो, ये हमने गूगल N10 कनेक्शन जीमेल कनेक्शन के लिए यूज़ किया था, ये make.com के लिए यूज़ किया था। यहाँ मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको एक नया नाम दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल N8N मैं इसको डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करूँगा,
तो इसका नाम रखता हूँ मैं डिप्लॉयमेंट, NetApp डिप्लॉयमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये राइट साइड पे प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। अगर आप दोबारा प्रोजेक्ट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो जो प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी और इसमें टॉप पे आपका प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपका प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सबसे पहला काम ये करना है कि कंप्यूट इंजन API को इनेबल करना है। तो कंप्यूट इंजन अगर आप टाइप करेंगे तो कंप्यूट इंजन API ये आपको मिलेगी। इसको इनेबल करना ज़रूरी है, इसके बगैर आप कंप्यूट इंजन या जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट नहीं कर सकते। इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद ये आपको कंप्यूट इंजन के पेज पे ले जाएगा। अभी ये स्पिन कर रहा है, 1 2 3 4 5, काफ़ी स्पिन कर रहा है। ये तकरीबन 2 मिनट लेगा शायद कंप्यूट इंजन API को इनेबल करने के लिए। थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर स्पिन करता रहे तो आपने वेट करना है, कोई और बटन क्लिक नहीं करना। ये नोटिफिकेशन पे आपको नज़र आ जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ग्रीन टिक नज़र आ जाएगी। अब इसके बाद आपने कंप्यूट इंजन में VM जो है इंस्टेंस वो क्रिएट करनी है, वर्चुअल मशीन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एजर के अंदर क्रिएट करते हैं। उसका तरीका ये है कि ये जो तीन बार हैं, 3 बार्स पे आपने जाना है और नीचे आपको कंप्यूट इंजन का ऑप्शन नज़र आएगा। उसके ऊपर जाएंगे तो राइट साइड पे आपको ये ब्लेड ओपन हो जाएगा और इसमें VM इंस्टेंस जो टॉप पे आपको वर्चुअल मशीन के नीचे सबसे पहला लिंक मिलेगा VM इंस्टेंस। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको VM इंस्टेंस के डैशबोर्ड पे ले आएगा और यहाँ पे आप अपनी सबसे पहली VM इंस्टेंस या वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर क्रिएट करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने वर्चुअल सर्वर क्रिएट करना है तो जो उनका फ्री टियर का कोटा है उस लिमिट में रहना है, उन्हीं स्पेसिफिकेशंस को चूज़ करना है जो फ्री टियर की हैं। अगर आप नहीं चूज़ करेंगे तो आपको चार्ज होगा। तो आपने कोशिश करना है कि फ्री टियर को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या आप प्रोडक्शन में वर्कफ्लो को डालना चाह रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको टियर जो है वो थोड़ी सी अपग्रेडेड लेनी पड़े, जिसका ज़ाहिर है अगर वो बिज़नेस के लिए यूज़ होगी तो वो फिर उसका पे करना पड़ेगा। फ्री टियर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं, वो इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है क्लाउड, गूगल क्लाउड की, उसमें अवेलेबल है। मैं इसका लिंक वैसे डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपने देखना है तो। इसका जो टाइटल जो सेक्शन है जहाँ पे फ्री टियर यूजेज लिमिट लिखा हुआ है, वैसे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन है टॉप पे, लेकिन फ्री टियर यूजेज लिमिट के अंदर ऐप इंजन की क्या लिमिट है, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन की क्या लिमिट है, हर चीज़ जो इसमें फ्री टियर में अवेलेबल है उसकी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। लेकिन अगर आप ज़्यादा डिटेल में ना जाना चाहें तो सिर्फ अगर आप जो कंप्यूट इंजन है, क्योंकि हम कंप्यूट इंजन क्रिएट कर रहे हैं जिसको वर्चुअल मशीन भी कहते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन अगर आप देख लें तो वो आपके लिए काफ़ी होगी। वो अभी जब हम बनाएंगे तो आपको पता चल भी जाएगा कि आपने कौन सी मशीन पिक करनी है, E2 माइक्रो पिक करनी है और कौन कौन से रीजन हैं, US वेस्ट 1 में करना है या US सेंट्रल 1 में करना है या साउथ कैरोलिना US ईस्ट 1 में करना है। और 30 GB मंथली स्टैंडर्ड persistent डिस्क मिलेगी आपको, 1 GB ऑफ आउटबाउंड डाटा ट्रांसफ़र मिलेगा। तो ये स्पेसिफिकेशन आपने सेलेक्ट करनी है जब हम इसमें क्रिएट करेंगे। अब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये ऊपर आपको ब्लू बटन पे क्रिएट इंस्टेंस का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो इसका इंस्टेंस क्रिएट करने का पेज है वो वहाँ पे ले जाएगा, बिल्कुल जैसे हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी एजर के अंदर, सेम वही वाला प्रोसेस है। यहाँ पे नाम देंगे, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये अगर जो भी लिखा हुआ है इसको अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको N8N और यहाँ पे सर्वर का नाम दे दें, N8N सर्वर फॉर एग्ज़ाम्पल, VM लिख दें, सर्वर लिख दें, कोई बात नहीं। अच्छा, ये US सेंट्रल इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि वो जो 3 रीजन थे अगर आपको याद हो जो मैंने दिखाए थे तो उनमें एक US सेंट्रल था, उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। एनी जोन और नीचे जो भी सिलेक्टेड है लो कॉस्ट डे टू डे कंप्यूटिंग वो आप सिलेक्टेड रहने दें और इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पे E2 मीडियम इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमने इसको जो है E2 जो माइक्रो है वो सिलेक्ट करना है। E2 माइक्रो ये दरमियान में है, इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसमें आपको 1 GB मेमोरी मिलती है और शेयर्ड जो है प्रोसेसर मिलता है। ये करने के बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप पे इसकी स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे और स्टोरेज में आपने यहाँ पे
जो एक चीज़ राइट साइड पे अगर देखें तो मंथली एस्टीमेट आपको दिखा रहा है 7.11। आपने इस पे परेशान नहीं होना क्योंकि ये चार्ज नहीं करेगा जब तक आप जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करते। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रही है, ये इसको हम चेंज करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो हम इसका सर्वर चेंज करेंगे क्योंकि उसने इमेज जो है वो डेबियन का रखा हुआ है, हम इसको उबंटू का इमेज यूज़ करेंगे। और दूसरा इसने जो साइज़ रखा है वो 10 GB है, हालांकि हमें 30 GB अलाउड है। तो हम इसको चेंज करते हैं, चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डेबियन की बजाय उबंटू सेलेक्ट करते हैं क्योंकि उबंटू जो है वो कॉमनली यूज़ होता है फ्री OS। और ये जो परसिस्टेंट डिस्क है, बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, इसको आपने चेंज करना है क्योंकि हमें बैलेंस की बजाय स्टैंडर्ड चाहिए। अगर आप बैलेंस रखेंगे तो आपको चार्ज हो सकता है, तो स्टैंडर्ड परसिस्टेंट डिस्क रखें। और इसका साइज़ जो है 10 की बजाय 30 कर दें क्योंकि हमें 30 तक अलाउड है, तो हम मैक्सिमम जितना हमें अलाउड है वो हम यूज़ कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर लें और आप वापस आए तो आपकी ये चेंज जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गई है। स्टोरेज के बाद अब हमने नेटवर्किंग पे जाना है और नेटवर्किंग की जो ऑप्शंस हैं, जहाँ पे फायरवॉल की ऑप्शंस है बेसिकली कि किस किस्म की ट्रैफिक यहाँ पे अलाउड है, HTTP, HTTPS, लोड बैलेंसर, सब चीज़ें हमने इंक्लूड कर लेनी है। ये फ़ायदा है जब आप क्लाउड के ऊपर कोई भी वर्चुअल मशीन आपको अगर फ्री टियर मिल जाती है तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको उसके साथ सिक्योरिटी भी मिल जाती है जो उनकी होती है। अब इसके बाद होस्ट नेम डालना है। अब होस्ट नेम जो है मैंने एक डोमेन ऑलरेडी मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि मैं असेसमेंट्स के लिए यूज़ करता रहता हूँ और वो है talentedpakistan.ai। मैं इसी होस्ट नेम को यूज़ करूँगा, लेकिन इसका मैं सब डोमेन यहाँ पे डालूँगा। तो उसका तरीका ये है कि मैं talentedpakistan.ai से पहले n डॉट लगा दूंगा। तो अब ये कि एक सब डोमेन बन जाएगा जिस पे मैं अपना N8N जो है उसको होस्ट कर सकता हूँ और उसको रन कर सकता हूँ, उसके अंदर वर्क फ्लोज बना सकता हूँ और जो भी उस पर डिप्लॉय करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो ये मैंने होस्ट नेम भी दे दिया। अब इसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर देगा। क्रिएट इंस्टेंस क्लिक करने के बाद इंस्टेंस बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो सकता है चंद मिनट लग जाएं। ये स्टेटस के नीचे आपको ये स्पिनर नज़र आएगा, तो आपने वेट करना है, कुछ और क्लिक नहीं करना। जैसे ही इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगी तो आपको स्टेटस के नीचे ये ग्रीन टिक नज़र आएगा और थोड़ा सा ये स्क्रॉल बार को राइट करेंगे तो आपको एक्सटर्नल IP एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपने इस IP एड्रेस को लिंक करना है डोमेन नेम के साथ। यहाँ पे जो भी आपने अगर डोमेन नेम बाय किया, अगर आपने डोमेन बाय नहीं किया तो फिर आप इस IP एड्रेस के ऊपर भी होस्ट कर सकते हैं अपनी N8N इंस्टेंस को। लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो ज़ाहिर है उनके पास IP एड्रेस होगा या वेबसाइट होगी या जो भी उन्होंने डोमेन नेम बाय किया होगा, तो आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं। क्योंकि हमें इसकी वजह ये है कि हमें SSL सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ता है और जो ट्रैफिक है उसको सिक्योर चैनल के ऊपर चलाने के लिए बेहतर है कि हम इसको डोमेन नेम के साथ लिंक कर दें, वरना आप इस IP एड्रेस के ऊपर भी N8N की इंस्टेंस इसी प्रोसीजर के तहत सेटअप कर सकते हैं। आप उसमें से अगर स्किप करना चाहें तो आप उस प्रोसेस उसको लिंक करने को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको की जो SSL सर्टिफिकेट नहीं होगा और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर नहीं होगी। तो यहाँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ से IP एड्रेस कॉपी करें और मेरा जो डोमेन नेम है क्लाउडफ्लेयर के अंदर मैं उसमें जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरा डोमेन है इसमें अगर मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँ तो DNS का मुझे नज़र आएगा एक ऑप्शन और DNS सॉरी, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो फिर मैं DNS पे जाऊँगा। ये लेफ़्ट साइड पे DNS आ जाएगा और जब आप DNS पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करना होगा और वो रिकॉर्ड आम तौर पे आपने यहाँ पे अगर आप प्लस ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली A सिलेक्ट कर लेता है। आपने A पे ही रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है और यहाँ आप जो भी देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी सब नोड है मैंने N8N रखी है वो आप प्रोवाइड कर दें और यहाँ पे आप जो आपने कॉपी किया है IP एड्रेस वो यहाँ पे पेस्ट कर दें। IP एड्रेस इंटर करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ सेव कर दें और इस प्रोसेस को 10 मिनट से लेके तकरीबन 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा सा वेट कर लें, अगर क्योंकि ये जो लिंक होता है इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
इस आईपी एड्रेस को डोमेन के साथ कनेक्ट करने के बाद आपने इस वीएम इंस्टेंस पे कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और इसका जो डॉकर कंपोज इस पे इंस्टॉल करना है, इसके जो पैकेजेस हैं वो अपग्रेड करने हैं। इसके लिए आपको ये जो राइट क्लिक है कनेक्ट के नीचे, इस एरो को क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ओपन इन ब्राउज़र करेंगे तो ये नई ब्राउज़र विंडो में टर्मिनल ओपन कर देगा जहाँ पे आप कमांड्स रन कर सकते हैं इस वीएम के ऊपर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने के लिए। ये हम क्यों करते हैं, आप ये समझें कि वीएम जो है वो एक हमें कंप्यूटर मिल गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लेकिन अभी हमने इसके ऊपर अपना रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है ताकि उसके बाद हम इसके ऊपर NA10 को होस्ट कर सकें। तो जो कमांड्स आपको यहाँ पे रन करनी है वो कमांड्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको एक फ़ाइल में, आप उनको स्टेप बाय स्टेप रन कर लें। थोड़ा सा ये टेक्निकल पार्ट है ये, लेकिन ये करना ज़रूरी है अगर आपने क्लाउड के ऊपर NA10 को होस्ट करना है। ये आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी कर सकते हैं अगर उनको उनका सलूशन जो आपने उनको दिया है वो अगर उनको 24/7 चाहिए तो वो बेहतरीन ऑप्शन है कि आप उसको क्लाउड पे होस्ट कर दें। उनके केस में उनको एक पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी क्योंकि ज़ाहिर है प्रोडक्शन में जब काम होगा तो वो ज़्यादा उस पर कॉल्स होंगी तो वो कॉस्टली होगा, तो उसी तरह से कंप्यूट पावर भी यूज़ होगी। लेकिन ये जो है ये चूँकि हम फ्री टियर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इसको सिर्फ लर्निंग के लिए या अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पहली कमांड जो है वो आपने अपडेट करना है पैकेजेस को। तो मैं नोटपैड से वो कमांड कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। इसी तरह एक एक करके आपने ये कमांड जो है ये इसके अंदर रन करनी है। अब हम इसको अपग्रेड करते हैं पैकेजेस को और इस तरह से ये सारी कमांड जो हैं एक एक करके आप रन करेंगे और कंप्लीशन इनकी करेंगे। अच्छा, ये जो हमने 3 कमांड्स रन की हैं ये बेसिकली डॉकर जो है वो उसको डाउनलोड करती हैं अपनी मशीन आपकी मशीन पे। ये जो कमांड है अगर सम टाइम आप इसको रन करें तो ये आपको एरर दे सकता है परमिशंस की वजह से। अगर आपके जो यूज़र आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे इस केस में सूडो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपके यूज़र को परमिशन नहीं है तो यहाँ पे एरर आ सकता है कि परमिशन नॉट डज़ नॉट हैव परमिशन या नॉट अलाउड। तो आपने वो एरर एज़ इट इज़ जो है वो चैट जीपीटी में अगर डालेंगे तो आपको उसका फिक्स जो है वो बता देगा। मैं थोड़ा सा उसको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की इस वीडियो के अंदर भी, लेकिन अभी चूँकि हम सीक्वेंस में कमांड्स रन कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा एंड पे इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अगर आपको इन कमांड्स को रन करते हुए कोई परमिशन का एरर आए तो आप वो एरर एज़ इट इज़ अगर चैट जीपीटी में भी डालेंगे तो आपको उसका जो फिक्स है, चूँकि आपको फिर यूज़र की परमिशन चेंज करनी पड़ेगी, वो अब मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता क्योंकि उससे ये कि मेरी जो इंस्टॉलेशन है वो डिस्टर्ब होगी। तो एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि आप उस पर क्या कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने ये कमांड इको कमांड रन की है तो उसने मुझे ये एरर दे दिया है और उसमें उसने कहा सूडो RS आई एम सॉरी यूज़र नेम आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट डू दैट। तो इसको एज़ इट इज़ मैं अगर चैट जीपीटी में डालूँ इस एरर को कमांड के साथ तो मुझे इसका जो फिक्स है वो चैट जीपीटी प्रोवाइड कर देगा। तो ये मैंने एज़ इट इज़ चैट जीपीटी में उसको एरर मैसेज के साथ और कमांड को कॉपी पेस्ट कर दिया है और यहाँ मैं इसको रन करता हूँ तो वो उसको चेक कर लेगा कि मैं क्या रन करना चाह रहा हूँ और मुझे क्या एरर आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो उसने कहा कि आपका यूज़र परमिशन का इशू है बेसिकली, अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप ये स्टेप करें। अब चूंकि मेरे पास पासवर्ड नहीं है तो वो कह रहा है कि इफ़ आस्क फॉर पासवर्ड एंड यू डोंट हैव इट कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेप, जो कि ये स्टेप है। तो अब इस स्टेप के मुताबिक अगर मैं चीज़ें करूँगा तो मेरा जो यूज़र है वो फिक्स हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके मुताबिक मैं चलूँ। वो ये कह रहा है कि पहले मैं कंप्यूटर इंजन में अपने वीएम इंस्टेंस में जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैं जो वीएम का नाम है उस पर क्लिक करूँगा और उसके एडिट पे क्लिक करूँगा। तो पहले मैं ये करता हूँ। तो मैं कंप्यूटर इंजन में जाता हूँ और वीएम इंस्टेंस पे जाता हूँ, ये उसका नाम है वीएम इंस्टेंस का, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके बाद उसने कहा ये एडिट बटन है, इसको क्लिक करना है और अब नीचे जो सेक्शन है कस्टम मेटा डाटा, यहाँ पे जाना है
तो मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, कस्टम मेटा डाटा जो है वो सेक्शन मैं ढूंढता हूँ। तो ये सेक्शन जो है मेटा डाटा का, अगर आप स्क्रॉल करेंगे अपने एडिट मोड में जो वीएम है उसके अंदर, तो आपको ये मेटा डाटा का ये टाइटल मिलेगा और यहाँ पे आपने ऐड आइटम करना है और उसमें की जो है उसने कहा है कि की जो आपने देनी है वो ये देनी है स्टार्टअप स्क्रिप्ट, और वैल्यू जो है वो आपने ये देनी है। मैं यहाँ से कॉपी कोड करता हूँ और इसको इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये उसने कंप्लीट वैल्यू जो है वो यहाँ पे कॉपी कर दी है। अगर आप इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ, अगर आप देखें तो, और ये इसको अब मैं सेव कर दूंगा। उसने कहा कि इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक सेव, इसको सेव कर देना है और क्लिक रीसेट एंड स्टॉप एंड स्टार्ट योर वीएम, और इसके बाद आपने रीसेट करना है वीएम को। जब मैं इसको सेव करने लगता हूं तो मुझे ये एरर आता है, फॉर एडिंग अ स्टार्टअप स्क्रिप्ट यूज़ स्टार्टअप स्क्रिप्ट सेक्शन, यानी वो इसको ऐड नहीं करने देता, वो कहता है कि स्टार्टअप स्क्रिप्ट का सेपरेट सेक्शन है वहाँ पे ऐड करो। तो मैंने यही एरर मैसेज चैट जीपीटी में डाल दिया कि फॉलोइंग स्टेप 2 प्रोवाइड्स एरर, ये वाला एरर। उसने कहा ओहो अच्छा वो गलती होगी, एक्सीलेंट दैट मैसेज हेल्प्स अस, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू ऐड दिस। और उसने कहा कि अच्छा वो जो नई यूआई है उसके अंदर जो 2025 का लेआउट है उसके अंदर वो डिफरेंट जगह पे है। अब उसने मुझे उसके मुताबिक इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि आप दोबारा एडिट पे जाएं और उसका स्क्रॉल टू ऑटोमेशन सेक्शन, और ऑटोमेशन में स्टार्टअप स्क्रिप्ट का यू विल सी एन इनपुट बॉक्स टाइटल दिस, और वहाँ पे आप यही स्क्रिप्ट डाल दें। तो मैं अब वापस जाता हूँ इसके अंदर, इसको वैसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और अब ऑटोमेशन का सेक्शन ढूंढता हूँ और ये मुझे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट मिल गया। यहाँ पे ऑटोमेशन का सेक्शन, यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट डालना है बेसिकली। अगर देखें तो इसका टाइटल ऑलरेडी स्टार्टअप स्क्रिप्ट है, और ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। लेट्स सी कि ये हमारा मसला हल करेगा कि नहीं। मैं इसको सेव कर देता हूँ, और अगर इसमें भी प्रॉब्लम हुआ तो वो मुझे सेव नहीं करने देगा, वो दोबारा एरर दे देगा। सेव करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसने सक्सेसफुली इसको सेव कर दिया है और हम अगला स्टेप देखते हैं। वो कह रहा है कि स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक सेव देन क्लिक रीसेट। अब हमें जो वीएम है उसको रीसेट करना है। तो हम इसका एक तरीका ये है कि आप इसको स्टॉप करें या इसको रीसेट यहाँ से रीसेट कर दें तो ये रीसेट हो जाएगी। इस पर रीसेट पे क्लिक कर दें और ये जो विंडो ओपन है, मैं इसको ये विंडो जो है हमारी ओपन है यहाँ पे, इसको मैं कुछ नहीं छेड़ता। ये इसको हमने रीसेट कर दिया। एक और भी तरीका है कि आप यहाँ से स्टॉप करें और इसको स्टार्ट कर दें। ये रीसेटिंग का साइन आ रहा है, लगता है कि थोड़ा टाइम लेता है रीसेट करने में। जब ये रीसेट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे इंस्टेंस रीसेट का साइन नज़र आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो इंस्टेंस है वो रीसेट हो गई है। अगर आप चाहें तो ये जो अगर आप देखें तो ये कनेक्शन फेल्ड, जो मेरा कनेक्शन ऑलरेडी टर्मिनल के साथ था वो फेल हो गया। मैं इसको क्लोज़ करके दोबारा जाता हूँ वीएम इंस्टेंस पे, और फिर दोबारा ये जो राइट क्लिक है कनेक्ट के नीचे, उस पर जो एरो है उस पर क्लिक करता हूँ और ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। ये बिल्कुल नई इंस्टेंस ओपन कर देगा और वहाँ पे जो कमांड मेरी रन नहीं हो रही थी मैं उसको दोबारा रन करके देखता हूँ। टर्मिनल ओपन हो गया है। अब मैं एक चीज़ और कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि चैट जीपीटी ने मुझे जो मशवरा दिया था वो मैं कंप्लीट फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। उसने कहा था इसको रीसेट करना है, वो मैंने कर दिया। अब अगला स्टेप उसने कहा है कि वेरीफाई द फिक्स, के मेक श्योर कि आपका जो यूज़र नेम है वो फिक्स हो गया है। तो उसका तरीका ये कि उसने बताया कि अगर आप ये टाइप करें कमांड, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और वहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ हु एम आई, तो इसका जवाब जो है वो रूट होना चाहिए। अगर इसका जवाब रूट है चैट जीपीटी के मुताबिक, फिर मैं कमांड्स को सक्सेसफुली रन कर सकता हूँ जो फेल हुई थी पहले। तो अब मैं कमांड दोबारा वही कमांड यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको रन करके देखता हूँ और देखते हैं कि क्या होता है। तो इस दफ़ा उसने एरर नहीं दिया, कमांड रन हो गई है। दैट मीन्स जो हमने फिक्स किया है एज़ पर चैट जीपीटी वो कामयाब हो गया है। ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये ट्रबल शूटिंग समटाइम हम नहीं देखते वीडियोज़ में, और हमें जब प्रॉब्लम आता है तो हमें पता नहीं होता करना क्या है। तो मैंने आपको एग्जैक्टली दिखाया है कि किस तरह से आपने एज़ इट इज़ एरर जो है वो पेस्ट करना चैट जीपीटी के अंदर
और वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि आपने इसको कैसे फिक्स करना है। अब मैं अगली कमांड्स इस पर एग्जीक्यूट करता हूँ। बेसिकली हमने डॉकर को डाउनलोड कर लिया है, अब हमने डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है। अब ये जो कमांड है अपडेट है और अब इसके बाद अपग्रेड है, ये बेसिकली मैं जो पैकेज है वो अपडेट कर रहा हूँ और इसके बाद मैं डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करूँगा, जिसके लिए ये कमांड है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो डॉकर कंपोज इंस्टॉल हो जाएगा। Do you want to continue? After this operation 522 MB of additional disk space will be used। कह रहा है कि 522 MB और यूज़ होगी, आपने कंटिन्यू करना है। अगर आपके पास स्पेस है तो मैं येस करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, वो इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। इसके बाद आप डॉकर का वर्जन चेक करना हो तो डॉकर // वर्जन क्लिक करेंगे, आपको डॉकर का वर्जन आ जाएगा। दैट मीन्स कि डॉकर इंस्टॉल हो गया। और इसी तरह आप डॉकर कंपोज का वर्जन भी चेक कर सकते हैं इस कमांड के साथ। मैं कमांड्स एग्जैक्टली फाइल से कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको वही कमांड मिले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं टाइप नहीं कर रहा, ताकि आपको पता हो कि आप भी वही कमांड यूज़ कर रहे हैं। अगला स्टेप ये है कि आपने एक एनवायरनमेंट फ़ाइल क्रिएट करनी है और एनवायरनमेंट फ़ाइल के लिए आपको पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लें जो कि सिर्फ आपके एनवायरनमेंट फ़ाइल के लिए हो। ये थोड़ा सा नीट होता है। तो mkdir और उसके बाद ये मैं डायरेक्टरी का नाम दे रहा हूँ n8n-compose और इसको मैं रन करता हूँ तो डायरेक्टरी क्रिएट होगी। अब मैं उसके अंदर जाऊँगा और अंदर जाने के लिए cd और डायरेक्टरी का नाम दे दें तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हैं। अगर आप देखें तो ये ब्लू में ये डायरेक्टरी जो है ये यहाँ पे आ गई, जिसका मतलब है मैं अब उसके अंदर हूँ और यहाँ पे अब मैं एनवायरनमेंट फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। एनवायरनमेंट फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मैं नैनो एडिटर जो है वो ओपन करूँगा और उसमें env फ़ाइल, अगर आप देखें तो ये कमांड है और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसने नैनो एडिटर ओपन कर दिया। अगर आप देखें तो वो मेरा कमांड प्रॉम्प्ट सारा चला गया है और ये एक एडिटर है जिसके अंदर आप फ़ाइल की जो एनवायरनमेंट फ़ाइल है उसकी जो मुख्तलिफ सेटिंग्स दे सकते हैं यहाँ पे। एनवायरनमेंट फ़ाइल में जो आपने पेस्ट करना है वो भी मैंने कमांड्स की जो फ़ाइल है उसमें दिया है। उसमें आपने चेंज क्या करना है कि जो डोमेन नेम यहाँ पे दिया होगा वो होगा example.com, बिल्कुल इस तरह से जैसे ये example.com आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे example.com होगा, यहाँ पे आपने डोमेन नेम दे देना है जो भी आपने डोमेन नेम यूज़ करना है n8n को एक्सेस करने के लिए। और वो बेसिकली यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि द अबव एग्जाम्पल सर्व्स n8n एट दिस URL, यानी n8n.example.com। इस केस में क्या होगा, n8n.talentedpakistan.ai होगा यहाँ पे। और सब डोमेन जो है, चूँकि मैंने n8n दिया था, अगर आपको याद हो कि यहाँ पे मैंने VM इंस्टेंस क्रिएट की थी तो मैंने वहाँ पे n8n दिया था सब डोमेन का नाम, तो वो n8n यहाँ पे आ जाएगा। टाइम जोन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अमेरिका न्यूयॉर्क होगा। मेरा चूँकि टोरंटो है, अमेरिका जो है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वो कॉन्टिनेंट को लेता है। ये कॉन्टिनेंट जो है वो अमेरिका है, तो पाकिस्तान का जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया होगा, तो यहाँ पे एशिया आएगा और इस तरह से आपका रीजन आएगा। तो उसके बाद ईमेल है, ईमेल में मैंने ईमेल दे दी है जो डमी ईमेल मैं यूज़ करता हूँ। ये आपने एनवायरनमेंट फ़ाइल में ये कॉपी पेस्ट कर देना है और जो कमांड फाइल में आपको मिले उसको आपने इसके मुताबिक चेंज कर देना है। अब इसको सेव करने के लिए आपने कंट्रोल O प्रेस करना है, ये सेव कर देगा। और इसके बाद कंट्रोल X करेंगे तो वो यहाँ से एग्ज़िट कर देगा इस फाइल से, इससे आप बाहर आ जाएंगे। याद रखें कि कंट्रोल O के बाद आपने एंटर प्रेस करना है और आपका ये नीचे वाला मेन्यू चेंज हो जाएगा और इसमें आपको यहाँ पे नीचे एग्ज़िट नज़र आएगा। अगर आपको एग्ज़िट नज़र नहीं आए एंड पे तो इसका मतलब आपने एंटर प्रेस नहीं किया। और अब आप कंट्रोल X करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगी ये फ़ाइल। अब आपने यहाँ पे एनवायरनमेंट फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर दी है। अब आपने इस डायरेक्टरी के अंदर ये जो n8n कंपोज डायरेक्टरी है इसके अंदर आपने डायरेक्टरी बनानी है, लोकल डायरेक्टरी बनानी है जो कि आपका डाटा यहाँ पे सेव करने के लिए हो। तो मैं वैसे तो कमांड्स नॉन टेक्निकल लोगों के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको टाइप भी करना चाहें तो mkdir और यहाँ पे आप जो भी फ़ाइल का नाम देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस केस हम कहते हैं लोकल फाइल्स, और इसके बाद आप एंटर प्रेस करें, आपकी डायरेक्टरी बन गई है। अब आप चेक करना चाहें कि इसके अंदर है क्या, ls और -a करेंगे तो आपके इसके अंदर जो भी फ़ाइल होगी वो आपको नज़र आएगी। अगर आप देखें तो ये env फ़ाइल हमें दिखा रहा है क्योंकि ये हमने एनवायरनमेंट फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट की है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसके अलावा ये डायरेक्टरी खाली है। अब इसके बाद आपने YAML फ़ाइल क्रिएट करनी है, डॉकर कंपोज YAML फ़ाइल, और उसकी कमांड यहाँ पे पेस्ट करनी है।
अगर आप देखें तो ये सूडो नैनो, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो ये नैनो एडिटर ओपन करेगा, सूडो यूज़र्स करेगा, नैनो एडिटर को ओपन करेगा और डॉकर कंपोज फाइल का नाम होगा, YAML उसकी एक्सटेंशन होगी। मैं अगर इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसने दोबारा वही नैनो एडिटर ओपन कर दिया है। और अब इसके अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने N10 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ कॉपी पेस्ट करनी है, जो कि मैंने उसी कमांड फाइल के अंदर दी हुई है। तो वो भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें चेंज कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। और फिर वही तरीका है कि अगर आपने इसको सेव करना है तो कंट्रोल हो, लेकिन उससे पहले अगर इसको आप समझना चाह रहे हैं तो अगर आपने ऑलरेडी N10 में काम किया है तो आपको याद होगा कि N10 के अंदर जो कुछ चीज़ें करनी होती हैं उसमें हमें ये इमेज होता है डॉकर का, ये अगर देखें तो सेटअप करने के लिए। और अगर थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये कुछ उसकी कॉन्फ़िगरेशन है, SSL की कॉन्फ़िगरेशन है, SSL होस्ट की है, ये चीज़ें N10 होस्ट का यहाँ पे नाम वगैरह आ जाएगा, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल से ले लेगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे वॉल्यूम है, यानी आपके जो वर्कफ्लोज हैं वो कहाँ पे सेव हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब इसके अंदर जो आपको ये सब डोमेन और डोमेन नेम ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ये ऑटोमेटिकली जो एनवायरनमेंट फ़ाइल हमने पहले क्रिएट की है वहाँ से ले लेगा। इसी वजह से हमने उसमें अपना डोमेन नेम और सब डोमेन वगैरह दे दिया है। अब इसके बाद आपने कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने सिर्फ इसको कंट्रोल O करना है सेव करने के लिए, एंटर प्रेस करना है और उसके बाद कंट्रोल X करना है ताकि आप इस नैनो एडिटर से बाहर आ जाएं। आपकी कंपोज फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है और सेव हो गई है यहाँ पे। अब आपने N10 लॉन्च करना है डॉकर कंपोज के साथ, और उसके लिए ये कमांड है sudo docker compose up और -d, इसको रन करेंगे तो ये थोड़ी सी कमांड्स रन करेगा और आपका जो N10 है उसकी इंस्टेंस को अप कर देगा। इस प्रोसेस को 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये अगर आपका प्रॉम्प्ट दोबारा नहीं आ रहा, ये जो ग्रीन प्रॉम्प्ट है ये दोबारा तब आएगा जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा वेट करें, इसको कंप्लीट होने दें ताकि ये आपकी N10 की इंस्टेंस को प्रॉपरली लॉन्च करे। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, आपको यहाँ पे क्रिएटेड के ये क्रिएटेड और स्टार्टेड नज़र आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इंस्टेंस है N10 की वो स्टार्ट हो गई है कंटेनर के ऊपर और आप उसको ब्राउज़ कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। क्योंकि हमारा N10 का सेटअप कंप्लीट हो गया है, इंस्टेंस अप हो गई है, तो अब हम इसको ब्राउज़ कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। n10.talentedpakistan.ai N10 सब डोमेन था, talentedpakistan.ai वो डोमेन है जो हमने मैप किया है अपने IP एड्रेस के साथ। और इसको अगर मैं ब्राउज़ करता हूँ तो जनाब ये आपका N10 अप है और वर्किंग है। यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और इसको यूटिलाइज़ करना शुरू करें। अगर आपने क्लाइंट के लिए भी सेटअप करना है तो यही तरीका है। फ़र्क सिर्फ ये है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको VM जो है वो बेहतर लेनी पड़ेगी स्पेसिफिकेशन की, जितना उनका यूजेज होगा उसके मुताबिक। लेकिन अगर आपने डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन में तो ये तरीका है जिस तरह से आप क्लाउड के अंदर होस्ट कर सकते हैं वर्कफ्लोज को और इसके अंदर आप काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद नेक्स्ट करें और ये जनाब आपको ले गया है इसके अंदर। आप किस काम के लिए इसने आपने इसको यूज़ करना है, ये सारी बातें आपसे पूछेगा। और अगर आप गेट स्टार्टेड करें, स्किप कर दें, तो ये आपका एनवायरनमेंट रेडी है। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करें तो आप जनाब अपना पहला वर्कफ्लो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं ट्रिगर जैसे ओपन ऑन चैट मैसेज पे करता हूँ और बैक पे जाता हूँ। इसके साथ मैं एजेंट कोई भी अटैच करता हूँ, ये एजेंट यहाँ पे, और बैक पे जाता हूँ। तो ये जनाब आप इस तरह से अपना वर्कफ्लो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ मॉडल अटैच कर सकते हैं, कोई भी चैट मॉडल, यहाँ पे जेमिनी का ऐड कर देते हैं। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन क्रेडेंशियल्स वगैरह, क्योंकि ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है, तो ये यहाँ पे मकसद ये था कि आपको दिखा दिया जाए कि आपने गूगल क्लाउड के अंदर किस तरह से अपनी इंस्टेंस जो है उसको अप करना है, किस तरह से डॉकर कंपोज को यूज़ करके अपनी इंस्टेंस यहाँ पे लाइव करनी है। अगर प्रोडक्शन में आपने काम करना है प्रोडक्शन के लिए तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
तो कोशिश कीजिएगा इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको स्टेप वाइज ये सारा प्रोसेस दिखाऊं, ताकि आप अगर इसको साथ साथ वीडियो के साथ साथ करना चाहें तो करना आपके लिए आसान है। वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप जो कमांड्स हैं वो लोकल डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं वन बाय वन। और उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस है, अगर आप एक दफ़ा हैंड्स ऑन कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक तो आपका एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा, फ्री आप उसको फिर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लिमिट्स में रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको ओवर यूज़ ना कीजिएगा ताकि आपको चार्ज ना हो। और दूसरी वजह ये कि अगर आपने प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करनी है तो उसके लिए आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये बहुत ही कारआमद बात है, क्योंकि ज़ाहिर है हमने जो काम किया है उसको किसी क्लाइंट के लिए, एम्प्लॉयर के लिए हमें प्रोडक्शन में डालना पड़ेगा और वो हमें आना चाहिए। तो उम्मीद है ये कोशिश आपके काम आएगी। कोशिश करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।